अनमोल आजादी के महानायकों की इस अद्भुत यात्रा में पधारे सम्मानित अतिथिगण, पूरे सतना जिले के सम्मानित व्यक्तिजन, सभी आजादी के महानायकों के परिवार के सभी सम्मानित जन, भाइयों और बहनों, चित्रकूट की यह पावन भूमि राम राज्य का भाग था। भगवान राम जब यहां से होकर लंका जा रहे थे तो रास्ते में सबरी का स्थान मिला। जब सबरी माता के पास राम पहुंचे तो सबरी माता ने कहा, हर अच्छाई के साथ कोई ना कोई बुराई भी छुपी होती है और बुराई के साथ अच्छाई छुपी होती है। भगवान राम ने कहा, कैसे? तो माता सबरी ने कहा कि अगर आपको रावण को नहीं मारना होता तो शायद आप मुझे दर्शन नहीं देते। तो राम ने कहा, नहीं मां, ऐसा नहीं है। मैं तो इसलिए यहां आया हूं ताकि इतिहास ये देखे कि राम राज्य वो राज्य है जिसमें राजा जनता के अंतिम छोर पर बैठी भील जाति की सबरी के घर उसकी व्यथा जानने आता है। राम राज्य वो राज्य है जिसमें राज्य का निर्माण राजा और भील जाति की सबरी करती है। राम राज्य वो राज्य है जिसमें अगर हमारे राज्य की बेटी से की अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ करे तो वो चाहे विदेश में लंका में जाके क्यों न छुपे, लेकिन उसका वध वहां भी जाकर किया जाएगा। तो भारत में तो विदेशी भारत मां की अस्मिता के साथ ही खेल रहा था। तो चित्रकूट की यह पावन भूमि से आजादी के महानायक कैसे पैदा नहीं होते? पैदा हुए। लंदन से भारत की दूरी 20,000 किलोमीटर है। 20,000 किलोमीटर दूर से 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने चली आई। जब भारत में व्यापार करते रहे, व्यापार करते करते उन्होंने देखा कि इस राज्य में तो भारी राजनीतिक रिक्तता है। यहाँ तो एक राजा के ऊपर जब आक्रमण होता है तो पड़ोसी राजा तमाशा देखता है, मदद करने की बात तो दूर, उसके हारने पर खुश होता है। और किसी राज्य में, किसी परिवार में जब भाई भाई के बीच मनमुटाव हो और एक भाई को मारने पर बड़ो बाहर का मारे और दूसरा खुश हो, तो मानिए कि उस परिवार का विनाश तय है। वही भारत के साथ भी हुआ। कहने को भारत देश था, लेकिन सच्चाई ये थी कि भारत देश तो था ही नहीं। राजाओं के अपने अपने राज थे। एक राजा के लिए भारत देश का मतलब था उसकी अपनी सीमा। बघेलखंड के लिए बघेल राज्य ही भारत राज्य था, बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड ही भारत राज्य था। तो जब दूसरे के ऊपर आक्रमण होता था तो वो सोचता था कि ये तो मुझसे लड़ता है, अगर इसको हरा रहा है कोई बाहर से आके तो मुझे क्या करना है। इसी राजनीतिक रिक्तता ने भारत को गुलाम बना दिया। 1757 का प्लासी युद्ध हुआ। बंगाल का नवाब अकेले लड़ रहा था और बाकी के राजा तमाशा देख रहे थे। 1757 में जब अंग्रेज जीत गए तब यह तय हो गया था कि भारत में अब अंग्रेज ही राज करेंगे। इस देश में एक जयचंद नहीं हुआ। जब पोरस लड़ रहा था सिकंदर से तब पड़ोसी तमाशा देख रहे थे। जब दाहिर लड़ रहा था मोहम्मद बिन कासिम से तब पड़ोसी तमाशा देख रहे थे। जब अंग्रेज से लड़ रहे थे बंगाल के नवाब से तब पड़ोसी तमाशा देख रहे थे। इसलिए भारत आजाद गुलाम हो गया। साल तक तो हमें यही नहीं समझ में आया कि हम गुलाम हो गए। क्यों? क्योंकि वो राजा ऐसे थे कि उनको जनता से कोई सुख, जनता को उन राजाओं से कोई सुख मिला नहीं था। बहुत सारे राजा ऐसे थे। तो और अंग्रेजों ने एक चाल भी चली थी। चाल ये थी कि मुखौटे के रूप में राजा वही बना रहा। तो जनता तो ये समझ ही नहीं पाई। जनता को लगता था कि राजा तो हमारा वही है, अंग्रेज तो नहीं है। लेकिन अंदर की स्थिति ये थी कि सारी सत्ताएं चली गई थी। 1818 तक आते आते स्थिति ये हो गई थी कि पेशवा का पद समाप्त हो गया था और सारे राजा नाम मात्र के राजा बने थे, क्योंकि उनकी सेनाओं पर, उनके राजस्व पर अगर किसी का अधिकार था तो वो अंग्रेज थे। 1818 तक आते आते कुछ लोगों को यह एहसास होने लगा था कि हम परतंत्र हो गए और उसी परतंत्रता की सुगबुगाहट भी 1818 से शुरू हो गई। अब
था। भोसले ने पहला विद्रोह 1818 में किया था। उसके बाद 1842 का बुंदेला विद्रोह हुआ। उस बुंदेला विद्रोह में बहुत सारे शहीद हुए लोग। उसके बाद 29 मार्च 1857 को एक सूरवीर मंगल पांडे जो सैनिक था, उसने एक अंग्रेज की हत्या कर दी और देखते ही देखते उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन आजादी तो अब शुरू हो चुकी थी, चिंगारी शुरू हो गई थी। शीघ्र ही उसने आग का रूप धारण कर लिया और वो अंग्रेजों की रोके फिर नहीं रुकी। 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति की शुरुआत हो गई तो फिर मध्य प्रदेश में भला कैसे नहीं होती। 3 जून 1857 को नीमच से क्रांति की शुरुआत होगी। नीमच शब्द आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ बहुत सारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं। नीमच नाम अंग्रेजों का ही दिया हुआ है। आज भी नीमच नाम अंग्रेजों का ही दिया हुआ है, केवल स्पेलिंग चेंज की गई है। NIMACH पहले थी, आज की डेट में उसकी स्पेलिंग हो गई है NEEMUCH, केवल इतना चेंज किया है। वो नीमच से स्वतंत्रता की शुरुआत हुई। धार का एक स्थान था अमझेरा रियासत, वहां एक बख्तावर सिंह हुए थे, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, वो शहीद हुए। जब उन्हें फांसी की सजा दी जा रही थी तब उनकी मां फांसी की सजा देखने के लिए खड़ी थी। मां ने कहा कि देखो मेरा बेटा कितना सुंदर लग रहा है, दूल्हा जैसे लग रहा है। मेरा बेटे को बबलाएं देने के लिए भारत मां आई है और इतने सारे लोग जहां तक नजर डालो वहां तक आजादी के दीवाने उसकी बारात में शामिल होने आए हैं और मेरा कलेजा तो फट रहा है, लेकिन चढ़ाओ मेरे लाल को फांसी पर, क्योंकि इसको फांसी पर चढ़ाओगे तो एक नहीं 1000 सैनिक आएंगे जो भारत मां को आजाद कराने के लिए अपनी जान देंगे। उन आजादी के नायकों का पैगाम ये था, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या न रहूं, पर मेरा वादा है आपसे कि मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। अमझेरा रियासत की ये स्थिति हुई। अमझेरा के बाद मैं मंडला की स्थिति बताता हूं। अभी सर ने भी बताया था, वहां पर 2 पिता पुत्र थे, शंकर साह और रघुनाथ साह। गौड़ राज्य था वहां, रानी दुर्गावती के वंशज थे। दोनों ने विद्रोह किया, तोप के सामने खड़े करके पिता पुत्र को उड़ा दिया गया। लेकिन त्याग की पराकाष्ठा देखिए, उसकी पत्नी का नाम था शंकर साह की फूल कुंवरी। पिता पुत्र जिसके खत्म हो गए हो, जिसका पति और पुत्र खत्म हुआ हो, वो महिला शस्त्र उठाई, युद्ध किया और अंतिम समय तक लड़ी। जब नहीं लड़ पाई तो रानी लक्ष्मीबाई की भांति कटार उठाकर अपने पेट में मार लिया और वहीं से उसकी लीला समाप्त हो गई। ऐसे सूरवीरों की कुर्बानी से आजादी मिली है। लेकिन दुर्भाग्य कि ये कुछ लोगों को बुरा लगे, शहीदों का कार्यक्रम है इसलिए कुर्सियां खाली हैं। कोई हीरो आया होता तो शायद जगह नहीं मिलती। अंदाज नहीं है, आपको फ्री में मिली है ये आजादी, इसलिए आपको हल्की लग रही है। उन परिवारों से पूछिए जिनके परिवारों में दिया जलाने वाला नहीं बचा। ऐसी ही एक सतना में आ जाता हूं। विंध्य प्रदेश के बारे में विशेष रूप से बोलने को कहा गया है। सतना का अब एरिया तो नहीं है, बिजराघोगढ़ मैहर की रियासत के भाग में था, संसदीय क्षेत्र अभी भी है। वहां एक सरजू प्रसाद हुआ करते थे। 20 साल की उम्र में सरजू प्रसाद अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। रायबोल उनका सेनापति हुआ करता था। दोनों शहीद हो गए और रायबोल की पत्नी, जब रायबोल शहीद हो गए तो उनकी पत्नी का नाम था नैनी। वो अस्त्र लेके सामने खड़ी हो गई और सामने खड़े होकर युद्ध किया और जब नहीं जीत पाई तो उनकी शहादत को प्रणाम, उन्होंने भी कटार लेकर आत्महत्या कर ली, शहीद हो गई, इस देश पर अपने को कुर्बान कर दिया। रियासत में जब 1857 का संग्राम हुआ तब रघुराज सिंह राजा हुआ करते थे। कोठी की एक रियासत थी, कोठी रियासत हुआ करती थी। वहां का एक गांव था मनकहरी, वहां के रणमत सिंह थे। तब कोठी पन्ना राज्य के अंतर्गत आता था और चूंकि वो बघेल थे तो पन्ना और रीवा राज्य के बीच एक बार लड़ाई हो गई। पन्ना से उन्हें जागीर मिली थी, उस जागीर को उन्होंने, बघेल चूंकि थे तो अपने घर से लड़ना नहीं चाहते थे,
इसलिए उन्होंने छोड़ दिया उस रियासत को। उसके बाद हुआ क्या कि वो गए नौगांव छावनी एक बनी थी अंग्रेजों की, वहां पर नौकरी कर लिया। जब 1857 का संग्राम हुआ तब बखत बली और मर्दन सिंह दो सूरवीर थे। हालांकि बुंदेला विद्रोह में तो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन 1857 की क्रांति में वो भारत के साथ में थे। उनको पकड़ने के लिए कहा, रणमत सिंह ने उसे नकार दिया। तब उन्हें राज्य से सेना से निकाल दिया गया। चूंकि वो रीवा राज्य घराने के टच में थे इसलिए यहां आए। वहां एक ब्राह्मण हुआ करते थे, तिलंगा ब्राह्मण, जो आपके महतैन के हैं। उन्होंने कुंवर सिंह के आह्वान पर 1857 की क्रांति पर उद्घोष दे दिया। देखते ही देखते उन्हें पकड़ लिया गया और उस समय जनरल हुआ करते थे ओसबोर्न, उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। तब रणमत सिंह, पंजाब सिंह, धीर सिंह, श्याम साय, 4 ठाकुर सूरवीरों ने कहा कि ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है। धर्म की आड़ लेकर उन्हें अंग्रेजी राज्य का विरोध करने का एक बहाना मिल गया। बोले अगर इसे फांसी होगी तो रीवा राजघराना जलने लगेगा। और ओसबोर्न का जहां बंगला था उसे घेर लिया गया और घेर कर जबरदस्ती तिलंगा ब्राह्मण को छुड़ा लिया गया। उसके बाद अंग्रेजों के दबाव में रणवंत सिंह को वहां से निकाल दिया गया। तब वो चित्रकूट की भूमि पर आ गए। यहां पर उन्होंने आजादी के सिपाही नाम से एक दल गठित किया, उन्हें ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देने के बाद जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई तो गए और सबसे पहले नागौद में अंग्रेजों की एक छावनी हुआ करती थी, तो शस्त्रों की कमी थी, वहां जाकर आक्रमण किया। वहां एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था एलिस, वो मारे डर के भाग गया वहां से। बाकी लोगों को मारा, एलिस भाग गया। एलिस का पीछा करते हुए रणमत सिंह पीछे गए तो पन्ना जाते में एक स्थान पड़ता है भिलसाएं, वहां पर पन्ना और अजयगढ़ की सेनाएं आ गईं जो अंग्रेजों का साथ दे रही थी। पन्ना और अजयगढ़ की रियासत जब आ गई, वहां पर युद्ध हुआ। रणमत सिंह जी का भतीजा अजीत सिंह वहीं कुर्बान हो गया और रणमत सिंह किसी तरह बच के फिर से चित्रकूट आए। जब फिर से रिकवर हुए तो गए नौगांव छावनी पर आक्रमण किया, नौगांव छावनी को लूटा और नौगांव छावनी पे आक्रमण करने के बाद पिंडरा में आपके कांड हुआ। पिंडरा में एक गुरुकुल चला करता था जहां पर आजादी के लिए लड़ाकों को तैयार किया जाता था, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। जब अंग्रेजों को यह बात मालूम चली तो उन्हें लगा कि यहां भी विद्रोह ना हो जाए, तो अंग्रेज यहां आ गए। अंग्रेजों ने वो गुरुकुल जबरदस्ती बंद कराना चाहा तो हमारे बहेलिया समाज के और कोल समाज के, क्षत्रिय समाज के, ब्राह्मण समाज के कोई जातिवाद नहीं था। सबको लगता था आजादी मिले। पहली बार ऐसा हुआ था कि क्षत्रिय के अलावा आम आदमी शस्त्र उठाया हुआ था। उन्होंने जब बंद कराना चाहा तो बहेलिया समाज के लोगों ने 3 अंग्रेजों को मारकर पीपल के पेड़ में कीलों से ठोक दिया। तब बड़ी सेना यहां आई और मिचकुरन की पहाड़ी से तोपों से इस गांव पर आक्रमण होने लगे। दूसरी तरफ वो जो सूरवीर थे जिनका नेतृत्व अभय कुंवर बहादुर सिंह कर रहे थे और कुंजन सिंह कर रहे थे, दलगंजम सिंह नाम था उनका, वो कर रहे थे। उन्होंने छापा मारी दुसैली, चूंकि उनके पास हथियार नहीं थे तो छिप छिप के उन्होंने वार किया। कई अंग्रेज अधिकारी मारे गए और जनरल लुगार्ड जो उस समय अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वो जब इतनी छोटी सेना से हार गया तो उसने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर लंदन चला गया। बचे लोग जब यहां से हटे तो चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट में जो साधु संत वैराग्य धारण करके पूजा जाप के लिए इकट्ठा होते थे वो हनुमान धारा में पहुंचे। और आज आपको मैं वो किस्सा बताता हूं और मैं आपसे अपेक्षा भी करता हूं कि महाराज जी का एक सम्मान उन साधु संतों की तरफ से करिएगा। 300 साधु संत इकट्ठा थे, सेनाएं नहीं थी। रणवंत सिंह को मालूम चला, रणवंत सिंह अपनी सेनाएं लेके आ गए, लेकिन इलाहाबाद से सेना आ गई, पन्ना की सेना आ गई, अजयगढ़ की सेना आ गई, अंग्रेजों की सेना भारी पड़ने लगी और हनुमान धारा में 300 सूरवीर संतों ने बेनाम शहीद हो गए और अपनी जिंदगी आहुति कर दी इस देश के लिए। ये देश है वो, हनुमान धारा की श्वेत धारा को लाल धारा में बदल दिया। ये देश है भारत देश। वो साधु संत
जो पूजा करके धर्म रक्षा के लिए आए थे, उन साधु संतों ने कहा जब ये राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ रहेगा। और इसलिए उन्होंने, और उनका चूंकि नाम नहीं होता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है पिंडरा से भी बड़ा स्थल वो है जहां लोग शहीद हुए। पिंडरा में 135 लोग शहीद हुए। पूरन बहेलिया, सरजू बहेलिया, बहेलिया समाज के और लोग, भदवा कोल, कल्ला नाई, बहुत सारे लोग यहाँ शहीद हुए। अयोध्या प्रसाद, हनुमान प्रसाद, बहुत सारे लोग यहाँ शहीद हुए। 135, 300 के लोग वहां शहीद हुए। लेकिन वहां का इतिहास इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि साधु संतों का नाम इन जनरल हम जानते नहीं है, तो इसलिए उनकी पट्टिका नहीं बनी। बाकी 300 साधु संत वहां शहीद हुए थे। बचने के बाद रणमत सिंह वहां से क्योटी गढ़ी की तरफ बढ़े, डभौरा के पास। डभौरा में एक ब्राह्मण थे जिन्होंने उसे शरण दिया, रणजीत राय दीक्षित। और रणमत सिंह के स्थान पर उन्होंने आगे बढ़कर युद्ध किया, वहीं वो शहीद हुए। रणमत सिंह फिर बच गए, और रणमत सिंह बचने के बाद जाकर एक जगह छुप गए। लेकिन एक गद्दार था, मैंने कहा ना इतिहास में एक जयचंद नहीं हुआ, हमेशा जयचंद ही जयचंद हुए। जितने नायक हुए उससे ज्यादा जयचंद हुए, तभी तो हम परतंत्र हुए। तो हीरा सिंह थे, उन्होंने 2000 इनाम था उन्हें पकड़वाने पर। कुछ लोग कहते हैं उस इनाम के चक्कर में, कुछ लोग कहते हैं राजा के बहकावे में आकर रणमत सिंह जी को गिरफ्तार करा दिया। और रणमत सिंह के चाचा जी श्याम साहे तो बच गए थे, उनको गिरफ्तार करा दिया। और गिरफ्तार कराने के बाद उन्हें 1859 या 60 में फांसी की सजा दे दी गई। ये 1857 का आपके सतना और बिंद का इतिहास। 57 के बाद लगातार देश में गतिविधियां चल रही थी। इसके बाद एक घटना हुई, 1931 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था, आप सबको पता होगा। उसके नायक थे कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह और पंडित शंभुनाथ शुक्ला। व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था कि आजादी के लिए लोगों को तैयार करना। लेकिन अंग्रेजों को भनक लगी, बांधवगढ़ की कोठी में उनको बंद कर दिया गया। कई लोग वहां मारे गए, केदारनाथ, देवनाथ, बामन राव, कई लोग वहां मारे गए। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब था कि हम अंग्रेजों की बात विनय पूर्वक नहीं मानेंगे, लड़ेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। तो सतना में भी उसकी गूंज आई। सोहावल स्टेट का एक गांव हुआ करता था तब, जो अब बीरसिंहपुर के पास है, हिनौता के बगल में माजन गांव। 10 जुलाई 1938 का दिन था। उस पगार खुर्द के लाल बुद्धि प्रताप सिंह, कारीगोही के रामाश्रय प्रसाद और पिपरी टोला के मंधीर पांडे, 3 लोगों ने के नेतृत्व में कर ना देने का आंदोलन चलाया गया। लेकिन फिर एक गद्दार आया, हरदेव सिंह सोहावल स्टेट का, और निहत्थे वो लोग नमक ना देने का आंदोलन चला रहे थे। हरदेव सिंह ने उनके ऊपर गोली चलवा दी और तीनों के तीनों शहीद हो गए। ये तीसरी घटना। उसके बाद अंतिम मूवमेंट जो भारत का हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें कहा गया कि करो या मरो का नारा। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश सतना की भी अपनी भूमिका रही। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ और 12 अगस्त 1942 को हमारे कृपालपुर के एक सूरवीर शहीद पद्मधर सिंह उसका नेतृत्व कर रहे थे। कहां? इलाहाबाद में। और तिरंगा लेकर हाथ में आगे बढ़ रहे थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए। उन्हें रोकने के लिए कहा गया, वो रुके नहीं। कलेक्टर था वहां का डिक्सन, उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। बाकी लोग तो लेट गए, लेकिन वो नहीं लेटे, क्योंकि लेट जाते तो तिरंगा गिर जाता, और तिरंगा ना गिरे इसलिए शहीद पद्मधर सिंह गिर गए, आजीवन के लिए गिर गए, और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। ये भारत छोड़ो आंदोलन में उनका योगदान था। कितने घर कुर्बान हुए, कितनी माओं की कोख उजड़ गई, कितनी बहनों के भाई उजड़ गए, कितने पत्नियों के सुहाग उजड़ गए, तब आजादी मिली है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम आजादी की वैल्यू नहीं समझ रहे। अमृत महोत्सव इसलिए मनाया जा रहा है 75 साल बाद, क्योंकि 75 साल बाद इस देश में जो अमृत होना चाहिए था उसका स्थान विश्व लेता जा रहा है। अमृत से ज्यादा यहाँ विश्व व्याप्त हो रहा है।
जैसे ही हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए, उसके बाद हम फिर से उसी स्थिति में आ गए। जाति के आधार पर लड़ने लगे, भाषा के आधार पर लड़ने लगे, क्षेत्र के आधार पर लड़ने लगे, धर्म के आधार पर लड़ने लगे, और अभी भी लड़ते ही जा रहे हैं। छूट इस बिखराव से कब मुक्ति मिलेगी? हमने आज महापुरुषों का भी जाति के आधार पर बंटवारा कर दिया है। हमारे निजी स्वार्थ देश की स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। हमारी महत्वाकांक्षा देश की स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आज देश को भारत छोड़ो नहीं, भारत जोड़ो आंदोलन की जरूरत है। भारत जोड़, अगर यही बिखराव जारी रहा और हम इसी तरह बिखरे रहे, तो ये देश हमारे केवल भाषण देने से नहीं आगे बढ़ेगा, और किसी एक व्यक्ति ने ना स्वतंत्र कराया है, ना किसी एक व्यक्ति के दम पे ये आगे बढ़ेगा। जब देश की सीमा में रहने वाला देश का हर नागरिक, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, जब सबके अंदर देश की को विकसित करने का भाव पैदा होगा, देश को आगे ले जाने का भाव पैदा होगा, तभी ये देश स्वतंत्र होगा, और तभी हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। और हमें सबको ये सोचना चाहिए और करना भी चाहिए, तेरा वैभव अमर रहे मां, तेरे ये पुत्र रहे ना रहे मां। ध्यान दीजिए, ये राष्ट्र है तभी हम हैं। अगर राष्ट्र नहीं है तो हम आप कितनी भी संपत्ति जोड़ लें, सब बेकार है। अफगानिस्तान में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था, यूक्रेन में बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा धन है, किसी काम का नहीं है। जिस दिन राष्ट्र नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए राष्ट्र का सम्मान करना सीखिए, राष्ट्र के लिए लड़ना सीखिए, राष्ट्र के लिए कुर्बान होना सीखिए, राष्ट्र की प्रगति में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का प्रण लीजिए। मेरे ख्याल से समय बहुत हो गया है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरी आशा यही है